हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसमें चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का यह पार्ट 4 रहेगा, जिसमें कवर करने वाले हैं महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन को। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला हत्याकांड, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन के बारे में जानेंगे, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, और फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, एक परिचय। बेसिक सी जानकारी दिया गया है, जैसे कि इनका नाम पूरा क्या है, तो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। उपनाम जो है यह मोनिया है। उपनाम क्या है, तो मोनिया है। पिता का नाम क्या है, तो करमचंद गांधी है। माता का नाम पुतलीबाई। जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात में। मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को हुआ था। 30 जनवरी 1948 को मृत्यु। जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात। विवाह जो है 1883 में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। यह सब बेसिक बातें हैं। इनके पुत्र का नाम है हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। पुत्र का नाम क्या है, तो हरिलाल है, मनीलाल है, देवदास है और रामदास। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। इनके प्रमुख शिष्य का नाम है मीराबेन। मीराबेन का जो जन्म है इंग्लैंड में हुआ था। मीराबेन का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। मीराबेन जो नाम दिया गया है यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया नाम है। इनका वास्तविक नाम जो है मैडलिन स्लेड। मैडलिन स्लेड। मीराबेन का वास्तविक नाम क्या है, तो मैडलिन स्लेड। जन्म कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान कब किए थे, तो 1888। कहाँ से, तो मुंबई से। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान कब किए, तो 1888 में मुंबई से। कानून की डिग्री प्राप्त कब की, तो 1891 में। कानून की डिग्री, बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कब की, 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। किसकी वकालत के लिए, किसका मुकदमा लड़ने के लिए, अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की, नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, 1894 में। 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक 1899 ईस्वी में दिया गया। जुलू व बोअर पदक 1899 ईस्वी में। कैसर ए हिंद की उपाधि कब दिया गया, तो यह दिया गया है 9 जनवरी 1915। कैसर ए हिंद की उपाधि कब दिया गया है, तो 9 जनवरी 1915 को। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल कब हुए थे, तो प्रथम बार शामिल हुए थे 1901। यह अधिवेशन कहाँ हो रहा था, तो कलकत्ता में। आगे बढ़ते हैं। डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी। डरबन जो है दक्षिण अफ्रीका में है, और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 1904 में। 1904। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी, 1904। इंडियन ओपिनियन इनकी जो पत्रिका है प्रकाशन कब हुआ था, 1903 में। 1 वर्ष पूर्व इंडियन ओपिनियन, 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया गया था, तो 1906 में। कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में। भारत में अगर पूछा जाए तो 1917 हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रथम प्रयोग जो किया गया था 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। जीवन में पहली बार जेल गए का प्रथम जेल अनुभव, मतलब महात्मा गांधी प्रथम बार जेल कब गए थे, 1908 में। 1908 में। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब की थी, तो टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता कितने वर्ष तक रही, 21 वर्ष तक। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष तक रहे, 21 वर्ष तक। याद रखिएगा। महात्मा गांधी का भारत आगमन, कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जो है भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी, तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 दिया गया है। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 बेलगांव, कर्नाटक। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 बेलगांव, कर्नाटक। इनका आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, 1925। सत्य के साथ मेरे प्रयोग कब लाया गया, 1925 में इनकी आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इनका सिद्धांत है सत्य एवं अहिंसा। सत्य एवं अहिंसा इनका सिद्धांत है। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1923 में। 1923 ईस्वी में खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की थी, तो चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को। चरखा संघ 23 सितंबर 1925 को। इसके पहले खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में की थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को की गई थी।
इनकी प्रमुख पुस्तकें दिया गया है, जैसे कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिनकी आत्मकथा है, इनकी ही आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 में लाया गया था, गीता माता, सप्त महाव्रत जो है गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध इसी पुस्तक में किया गया है। गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध किस पुस्तक में है? सप्त महाव्रत पुस्तक में। सुनो विद्यार्थियों, इन्हीं की पुस्तक है। सुनो विद्यार्थियों, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज, गीता माता, सप्त महाव्रत और सुनो विद्यार्थियों। इनके कुछ समाचार पत्र भी हैं, जैसे कि द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 राजकोट। वही इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका, हमने पहले ही बताया इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। यंग इंडिया का प्रकाशन 1919 और हरिजन पत्रिका 1932। एक बार फिर से, द ग्रीन पैम्पलेट, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, यह सब किसका पत्रिका है? महात्मा गांधी का है। चलिए नेक्स्ट है महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियाँ। इनको बहुत सारी उपाधि भी दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है याद कर लेते हैं, जैसे कि कैसर ए हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया गया था। भर्ती करने वाला सार्जेंट भी प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया गया था, भर्ती करने वाला सार्जेंट। भंगी शिरोमणि उपाधि जो है दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान दिया गया था। कुली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कुली बैरिस्टर उपाधि दिया था। कर्मवीर, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी कर्मवीर की उपाधि दिए थे। सेवाग्राम का संत, आश्रम के अतिथियों के द्वारा सेवाग्राम का संत कहा था। आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजात शत्रु तो कहा जाता है किसे? तो राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मलंग बाबा किसने कहा था? तो यह कहा था कबाइलियों के द्वारा कहा गया था मलंग बाबा। अगर ऑप्शन में कबाइली नहीं दिया रहे तब ऑप्शन टिक करिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है बापू किसने कहा था? तो यह कहा था C.F. एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू। C.F. एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू ने बापू कह करके संबोधित किया था। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। देशद्रोही फकीर। भिखारियों का राजा कहा था पंडित मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस। एक बार फिर से लास्ट में जो है रिकॉल कर लेते हैं। अर्धनग्न फकीर किसने कहा है? तो विंस्टन चर्चिल ने। वही वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया और महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा उपाधि चंपारण सत्याग्रह के बाद दिया गया था। तो चलिए एक बार फिर से फर्स्ट तरीके से रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि कैसर ए हिंद, भर्ती करने वाला सार्जेंट, यह सब प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया गया था। भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कुली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा। कर्मवीर, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी। सेवाग्राम का संत, आश्रम के अतिथियों द्वारा। आधुनिक युग के अजात शत्रु कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मलंग बाबा कहा था कबाइलियों के द्वारा, या फिर कह सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। बापू कहा था C.F. एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू। देशद्रोही फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल। भिखारियों का राजा कहा था मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन। महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइकोम सत्याग्रह 1925 से 1924-1925 तक चला था, जो कि अस्पृश्यता के कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर में चलाया गया था। याद रखिएगा वाइकोम सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1924 से 25। यह किसके विरुद्ध था? तो अस्पृश्यता के कुप्रथा के विरुद्ध था। त्रावणकोर केरल में यह चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? तो यह थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, जिन्हें दीनबंधु भी कहा जाता है। दीनबंधु किनका उपनाम है? तो एंड्रूज का नाम है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? फिनिक्स फॉर्म डरबन, दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम या फिर सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। नेक्स्ट है गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? जमनालाल बजाज का।
भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह, चलिए याद कर लेते हैं यहाँ पे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जो कि 3 कठिया पद्धति कह सकते हैं कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल की गई थी। भारत में प्रथम बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के लिए ही किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह यह भी 1918 में हुआ था। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो खेड़ा सत्याग्रह था। और अहमदाबाद जो यह मजदूर आंदोलन था। याद रखिएगा, पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद, फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह और फिर खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन। एक क्रम जो है आप लोग याद रखेंगे, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, तीसरे नंबर पर खेड़ा सत्याग्रह, चौथे नंबर पर खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन। दिया भी गया है सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन का व्यक्ति, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति, प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन ही था। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ की गई थी। शवने अवज्ञा आंदोलन, जिसे दांडी मार्च के भी नाम से जानते हैं, 1930 में हुआ था। शवने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था तो 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था, जो कि 6 अप्रैल 1930 तक चला था। यह नमक सत्याग्रह था। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, जिसमें दिल्ली चलो आंदोलन भी, जिसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्या कहते हैं? दिल्ली चलो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति कब हुआ था? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। यह कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दिल्ली चलो आंदोलन कह सकते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम दिया गया है, जैसे कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में डरबन में किया गया था। डरबन कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में किया गया था। डेट याद रखेंगे। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915, साबरमती नदी, अहमदाबाद। सत्याग्रह आश्रम कोचरब, अहमदाबाद, 1915। अनासक्ति आश्रम कौसानी, उत्तराखंड, 1929। सेवाग्राम आश्रम वर्धा, महाराष्ट्र, 1936। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में डरबन में किया गया था। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 जोहान्सबर्ग में किया गया था। साबरमती आश्रम 1915, साबरमती नदी के किनारे। सत्याग्रह आश्रम कोचरब 1915। अनासक्ति आश्रम कौसानी, उत्तराखंड, 1929। सेवाग्राम आश्रम वर्धा, महाराष्ट्र, 1936। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? तो यह हुए थे कलकत्ता अधिवेशन 1901। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? यह कहा था महात्मा गांधी। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों को जलाना एक क्या है? निष्ठुर बर्बादी है। निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? तो यह कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट है। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन। कब? 1903 में। 1903 में। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन रस्किन है। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रस्किन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? यह जोड़ा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, यह कहा था जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह के लिए बिहार आमंत्रित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल ही थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो विरोध करने वाले भी उस टाइम में खड़े थे, एन.जी. रंगा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एन.जी. रंगा ने। गांधी जी का प्रिय गीत है वैष्णव जन तो तेरे कहिए, किसने रचा है? गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो तेरे कहिए किसने रचा था? नरसिंह मेहता, जो कि 15वीं शताब्दी के गुजराती कवि थे। नरसिंह मेहता। पुणे की यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 में बनवाया था। याद रखिएगा, पुणे का जो यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस है किसने बनवाया है? तो मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 में बनवाया था। आगे बढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी कवर करते चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। कहीं आप लोग को देखने में
कन्फ्यूजन भी होता होगा, समझ में नहीं आता होगा तो आवाज़ कम से कम सुना करिएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? शायद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारियों का दमन करना। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, न्यायाधीश कौन था? सिडनी रॉलेट, इसी की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया गया। इसका उद्देश्य था क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट कब लाया गया? तो मार्च 1919 में। इसमें न्यायाधीश कौन था? तो सिडनी रॉलेट था। आगे बढ़ते हैं। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो पता होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट को। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 का समान बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट। यह जो नाम है, रॉलेट एक्ट का पूरा नाम है द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का पारित होना, जो कि मार्च 1919 में ही पारित हो चुका था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, कौन? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अभी हाल में मैं अमृतसर गई थी तो मैं देखी थी, चारों तरफ से पैक, बस एक पतला छोटा सा रास्ता था, उसी से बस निकलना था, लेकिन वहां पे भी पुलिस खड़ी थी। वहाँ एक कुआं भी हमने देखा, जिसमें बहुत सारे लोग कुआं में भी कूद पड़े थे अपने जान बचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा डेट, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में ही। अगर आप लोग भी कभी जाइएगा तो गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास में ही है जलियांवाला बाग, आप लोग जरूर देखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता किसने इस्तीफा दे दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दी? के शंकरन नायर ने। के शंकरन नायर। मुझे हिस्टोरिकल प्लेस पे जाना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं लगभग बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस को कवर कर चुकी हूँ, तो आप लोग से भी गुजारिश करेंगे, समय मिले तो आप लोग भी जाकर के घुमा करिएगा, ये सब तो देखा ही करिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? तो हंटर कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? हंटर कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर को किसने लंदन में मार डाला था? उधम सिंह। कब मारा था? तो 13 मार्च 1940 को लंदन में जाकर के उधम सिंह ने ओ डायर की हत्या की थी। याद रखिएगा, ओ डायर, ना कि आर डायर। आर डायर की हत्या तो 1925 में ही हो गई थी। इसी से रिलेटेड बीपीएससी में क्वेश्चन यह पूछा गया था, बड़ा कंफ्यूजन हुआ था, ओ डायर या फिर आर डायर। तो याद रखिएगा, ओ डायर की ही हत्या की गई थी उधम सिंह के द्वारा, ना कि आर डायर की। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया? तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया? मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी और AMR जयकर आदि शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? तो मोतीलाल नेहरू शामिल थे, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी और AMR जयकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख घटनाएं, चलिए एक नज़र में कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1905 बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ। 7 अगस्त 1905 को ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ढाका में। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट का गठन किया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया 1909 में। 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और दिल्ली राजधानी बना दिया गया, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बना दिया।
1909 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ 1909 में। 1919 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज का आह्वान किया गया, पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि किया गया। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया। कहाँ? तो लाहौर अधिवेशन में। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। याद रखिएगा, 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान की स्वतंत्रता मिली। चलिए, ये तो हमने एक नज़र देख लिया, बाकी आगे हम लोग डिटेल्स के साथ इसको कवर करने वाले हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट जलियांवाला बाग से संबंधित है। हंटर कमीशन रिपोर्ट, वो हंटर कमीशन नहीं, एक हंटर कमीशन जो है 1882 में लॉर्ड रिपन के समय लाया गया था, जो कि शिक्षा से संबंधित था। याद रखिएगा, और यह जो हंटर कमीशन है यह जलियांवाला बाग से संबंधित है। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी गई थी। तो हंटर कमीशन था जो अंग्रेजों के साथ ही रहा, उसी को सही ठहराया गया। और आप लोगों को पता है कि जब यहाँ से डायर गया था तो उसे सम्मानित किया गया था, तलवार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के बारे में जानते हैं। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? भारत में जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था इसका प्रमुख कारण क्या था? तो तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। आप लोगों को पता होगा कि मुस्लिमों में खलीफा का पद चलता आ रहा था, जिसे इंग्लैंड द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इसी कारण से भारत में भी खिलाफत आंदोलन हुए। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का एक अच्छा अवसर प्राप्त किया था। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो सी.आर. दास। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास। वही सी.आर. दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो स्वराज का नारा दिया था असहयोग आंदोलन के समय। वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मौका मिला। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान ही कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया है। ऐसे तो कैसर हिंद की उपाधि लौटाई थी रॉलेट एक्ट के कारण ही, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। लेकिन कब लौटाई थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान, ये याद रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? इनको ज्यादा मोह ममता लग रहा था रविन्द्रनाथ टैगोर को। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में घटित हुआ था। देखिए, कहीं कहीं 5 फरवरी दिया रहता है, लेकिन याद रखिएगा एनसीईआरटी के द्वारा तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जेल में घटित हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो यह बारदोली में थे। कहाँ थे? बारदोली में। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो वर्ष 1922 में। गांधी जी का असहयोग आंदोलन से असहमति जताते हुए किसने कांग्रेस से त्याग पर दे दिया? तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट एवं बिपिन चंद्र पाल। गांधी जी का असहयोग आंदोलन से असहमति जताते हुए किसने कांग्रेस से त्याग पर दे दिया? तो एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। याद रखिएगा, इनका किनका नाम आया? तो मोतीलाल नेहरू का, सी.आर. दास का, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्वराज पार्टी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना की गई थी 1923 में 1 जनवरी 1923 को स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? सी.आर. दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जहां सी.आर. दास को अध्यक्ष बनाया गया था और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए थे। यहाँ पे दिया भी गया होगा, यहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 दिया गया है, लेकिन
प्रैक्टिस सेट में तो 1 जनवरी 1923 बताया गया था, बट कोई नहीं, इसी को आप लोग ध्यान रखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। CR दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्यागपत्र दे दिया? तो CR दास ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। देश बंधु किसका उपनाम है? तो चित्तरंजन दास का, देश बंधु चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ? तो असहयोग आंदोलन के कारण ही स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे जाना जाता है गांधी दास पैक्ट के नाम से। एक बार फिर से कवर करते हैं। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे जाना जाता है गांधी दास पैक्ट के नाम से। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। वर्ष 1925 में विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। याद रखिएगा, विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कब चुना गया? 1925 में। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1929 में। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? लाहौर अधिवेशन 1929। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत आगमन 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। यह क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रिंस ऑफ वेल्स कब भारत आया था? तो 17 नवंबर 1921 को, जिसके कारण ही भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को। भारत कब आया था? चलिए यहाँ पे देखते हैं। साइमन कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो हमने अभी क्या बताया, 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भाषा संरक्षण नियम 1919, जैसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, उसी की समीक्षा हेतु इसका गठन किया गया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे, कोई भी भारत का सदस्य इसमें नहीं था। सारे के सारे सातों के सातों क्या थे? या अंग्रेजी थे। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी जाती है? लाला लाजपत राय को। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो श्वेत कमीशन के नाम से जानते हैं, व्हाइट कमीशन के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो वर्किन हेड ने। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। साइमन आयोग की नियुक्ति किस में किसके द्वारा भारतीयों के समझ सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई? तो वर्कन हेड। मुस्लिम लीग के एक विद्रोही गुट ने किसके नेतृत्व में साइमन आयोग का समर्थन किया था? मोहम्मद शफी के नेतृत्व में। मुस्लिम लीग के एक विद्रोही गुट ने किसके नेतृत्व में साइमन आयोग का समर्थन किया था? मोहम्मद शफी के नेतृत्व में। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में भारत के लिए एक डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा, अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें नया डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो दिया गया था लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करे थे। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो दांडी से। 12 मार्च 1930 दांडी से प्रारंभ किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च भी कहते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वेब मिलर को। महात्मा गांधी धरासना नमक गोदाम पर अंग्रेज, माफ करिएगा, महात्मा गांधी
महात्मा गांधी धर्षणा नमक गोदाम है। नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? अरवदा जेल में। एक बार फिर से देखेंगे, महात्मा गांधी धर्षणा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धावे के समय किस स्थान पर थे? ये अरवदा जेल में थे, अरवदा जेल में। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। लाल कुर्ती दल या फिर खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो शवने अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? शवने अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने शवने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रम को अत्यधिक महत्व दिया। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो शवने अवज्ञा आंदोलन। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो यह था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचन्नापल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा की थी। याद रखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा त्रिचन्नापल्ली से वेदरान्यम तक की यात्रा की थी। त्रिचन्नापल्ली से वेदरान्यम तक की यात्रा की थी। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो यह नागालैंड रानी गौडेलियो के नेतृत्व में रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी जो थी यह थी चंपारण बिहार। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? तो शवने अवज्ञा आंदोलन का। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? शवने अवज्ञा आंदोलन। वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अब हम लोग कवर करेंगे गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन एस राजपुताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कौन? महात्मा गांधी। पूछा भी जाता है महात्मा गांधी लंदन कहाँ से गए थे? तो बंबई से। कौन से जहाज से? तो MS राजपुताना से। कौन से हॉल में ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बताएंगे। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यह किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? लिया था मौलाना मोहम्मद अली। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली। हालांकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था। यह किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। आगे बढ़ते हैं। गोलमेज सम्मेलन और वर्ष दिया गया है, जैसे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक चली थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चली थी। वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। फिर से रिकॉल करिएंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो केटी पाल ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो केटी पाल ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस मुद्दे पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण। किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। याद रखिएगा,
गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने दो महात्माओं का मिलन कहा था। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कराची अधिवेशन 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने अपने स्वयं के व्यय पर हिस्सा लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने अपने स्वयं के अपने खर्च हिस्सा लिया? तो मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। अब हम लोग देखेंगे सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट स्टार्ट करते हैं। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जो कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। हरिजनों, जिसे दलित कहा जाता है, हरिजनों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया गया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो सांप्रदायिक पंचाट के समय। पूना पैक्ट किस वर्ष से संबंधित था? तो दलित वर्ग से। भीमराव अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता हुआ था। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? क्रमशः 71 और उसके बाद 148 बढ़ा दिया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा 71 की जगह 148 देने की बात कही। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसने कही थी? भीमराव अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। याद रखिएगा, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष जो बने थे घनश्याम दास बिरला। यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदल करके हरिजन सेवक संघ कर दिया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? यह की थी हरिजन सेवक संघ। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया गया था। दलित समुदाय को सर्वप्रथम हरिजन शब्द किसने संबोधित किया था? दलित समुदाय को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से संबोधित किया था महात्मा गांधी ने। ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था और हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। नेक्स्ट टॉपिक है महात्मा गांधी को तो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। स्टार्ट करते हैं इसे भी कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कम से कम करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए? तो 1937 में। वर्ष 1937 का चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 ही थी। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया? याद रखिएगा 28 माह तक ही शासन किया। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा है कहाँ? तो यह गुजरात में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को पराजित कर दिया? यह हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन 1939। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कल ही हमने बताया था। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा भी गया है। लॉर्ड लिथो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? 8 अगस्त 1940। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा बट कोई नहीं, सुनिएगा। असम के प्रधानमंत्री, देखिए उस समय मुख्यमंत्री का ही नाम जो दिया गया था प्रधानमंत्री।
मुख्यमंत्री को उस समय क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असम के प्रधानमंत्री कौन हुए? असम के प्रधानमंत्री मोहम्मद सादुल्ला। बिहार के श्री कृष्ण सिंह, बंगाल के फजलुल हक, उड़ीसा के BN दास, उत्तर पश्चिमी प्रांत के डॉक्टर खान साहब, संयुक्त प्रांत के गोविंद बल्लभ पंत, मध्य प्रांत के NV खरे और बम्बई के BG खरे, मद्रास के सी राजगोपालाचारी, सिंध के प्रधानमंत्री हुए अल्लाह बख्श और पंजाब के प्रधानमंत्री सिकंदर हयात खां। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। असम के प्रधानमंत्री मोहम्मद सादुल्ला, बिहार के श्री कृष्ण सिंह, बिहार के कौन हुए? तो श्री कृष्ण सिंह, आप लोगों को पता भी होगा। बंगाल का हो जाएगा फजलुल हक, उड़ीसा का PN दास, उत्तर पश्चिमी प्रांत का डॉक्टर खान साहब, संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, मध्य प्रांत का NV खरे, बम्बई का BG खरे, मद्रास का सी राजगोपालाचारी, सिंध का अल्लाह बख्श और पंजाब का सिकंदर हयात खां। वर्ष 1934 में पटना अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1937 का चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन बने? वित्त विभाग के प्रमुख रबी अहमद किदवई। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में 1934 में। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी RSP के बारे में दिया गया है। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी है यह। संस्थापक योगेश चंद्र चटर्जी। स्थापना 19 मार्च 1940 बंगाल में। उद्देश्य अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। यह कौन सा पार्टी था? क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। स्थापना 1940 बंगाल में। संस्थापक योगेश चंद्र चटर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। स्थापना किया गया था 3 मई 1939 मुकर उन्नाव में। उद्देश्य था सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य थे देवव्रत विश्वास, विशंभर दयाल त्रिपाठी तथा स्वामी सहजानंद। अन्य सदस्य देवव्रत विश्वास जो थे यह महासचिव बनाए गए थे फॉरवर्ड ब्लॉक के। विशंभर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री और स्वामी सहजानंद सरस्वती भी इसके सदस्य थे। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव में कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 707 सीटें प्राप्त हुई थी। याद रखिएगा, प्रांतीय चुनाव जो हुआ था विधानसभा हेतु, कुल 1585 सीटों में से 707 सीटें किसे प्राप्त हुई? तो कांग्रेस को। नेक्स्ट टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। स्टार्ट करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939। आज पूरी कोशिश रहेगा कि इसे आज समाप्ति कर दूं, लेकिन अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं। चलिए मैं कोशिश करूंगी। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिथुओ। वायसराय लॉर्ड लिथुओ ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया? तो 17 अक्टूबर 1939 को। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण ही कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात ही त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफे दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। मुक्ति दिवस कब? 22 दिसंबर 1939। जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग के सदस्यों ने मुक्ति दिवस मनाया। कब? 22 दिसंबर 1939। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? मोहम्मद इकबाल। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? चौधरी रहमत अली के द्वारा। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। कौन से अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। कब? मार्च 1940 में। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1940। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? यह तैयार किया गया था सिकंदर हयात खां के द्वारा। सिकंदर हयात खां जो कि पंजाब के प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे। 1937 के समय नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह कथन किसका है? तो मोहम्मद इकबाल का।
नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना जो है एक राजनीतिज्ञ है। यह कथन किसका है? मोहम्मद इकबाल का। मोहम्मद इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को, 23 मार्च 1943 1943। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे 17 अक्टूबर 1940 को। द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? विनोबा भावे को। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के द्वितीय जवाहरलाल नेहरू। किसने यह कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है? मोहम्मद इकबाल। महत्वपूर्ण घटना एवं उसके समय गवर्नर जनरल, जैसे कि साइमन कमीशन के समय लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल था, सांप्रदायिक पंचायत के समय लॉर्ड वेलिंगटन, अगस्त प्रस्ताव के समय लिलिथगो, क्रिप्स मिशन के समय लिलिथगो, बेवल योजना के समय लॉर्ड बेवल, कैबिनेट मिशन के समय लॉर्ड बेवल ही था, माउंटबेटन योजना के समय लॉर्ड माउंटबेटन खुद, बाल्कन प्लान भी लॉर्ड माउंटबेटन के समय ही लाया गया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, सर्वोदय समाज अगर पूछा जाए तो विनोबा भावे, सर्वोदय समाज विनोबा भावे, सर्वोदय शब्द सिर्फ रहे तो महात्मा गांधी। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? मार्च 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा, जिसे ही क्रिप्स मिशन कहते हैं। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? युद्धों के बाद भारत को डोमिनियन राज का दर्जा दिया जाएगा, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी राजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संविधान की स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के लिए प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। याद रखिएगा, परंतु रक्षा मंत्रालय किसके नेतृत्व में होगा? ब्रिटिश के पास। एक बार फिर से देखना चाहें तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? वर्धा में। कहाँ? वर्धा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? तो यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत को स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था तो 9 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त को नहीं, 9 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक जनक कौन है? यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। और वाकई सी बात है, 1940 से लेकर 1946 तक अध्यक्ष पद पर कौन ही थे? तो अबुल कलाम आजाद ही थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन था? लुई फिशर। सबने अवज्ञा आंदोलन के समय कौन था? बेह मिलर था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था? अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से। ऑपरेशन जीरो आवर जो है 8 अगस्त की मध्यरात्रि में ही लगा दिया गया था। कह सकते हैं 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया था? तो आगा खां पैलेस, जो कि कहाँ है? पुणे में है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो हजारीबाग जेल से दिवाली की रात में फांद करके भाग गए थे जयप्रकाश नारायण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताएंगे। रेडियो के माध्यम से नेतृत्व किया था उषा मेहता। ऐसा को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में फिर उषा मेहता और आसफ अली ये सब ने नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी चित्तू पांडे। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जातीय सरकार की स्थापना वर्ष 1942 में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से। लॉर्ड लिथो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी, याद रखिएगा। लॉर्ड लिथो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज बेबल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? मोहन सिंह ने। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया? तो सिंगापुर में। अस्थायी सेना का गठन 1943 में किया था, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज की 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड रखे गए। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा? तो जापान। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया? जापान के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया? क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। अंडमान का शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप किया गया। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युग में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो यहीं पे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, जय हिंद, तू मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो देश नायक उपाधि दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी थी। वर्ष 1945 के सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज पर। ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खान को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उसे दोष मुक्त कर दिया गया। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की क्षमा कर दिया गया? तो लॉर्ड वेवेल। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? लॉर्ड वेवेल। वर्ष 1944 में सी आर दास फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा। भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए बेबल योजना कब प्रस्तुत की गई? 14 जून 1945। बेबल योजना कौन सा क्वेश्चन था? वर्ष 1944 में सीआर फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा। भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए बेबल योजना कब प्रस्तुत की गई? 14 जून 1945। भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए बेबल योजना कब प्रस्तुत की गई? 14 जून 1945। बेबल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो यह किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? भूला भाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर 1945। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर 1945। शाही नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946।
रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब मौसम के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। सैनिकों की मांग यह थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भाषण लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, रिहा किया जाए। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किए। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत का गणतंत्र राष्ट्र बन गया। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन को कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ साथ भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता और विविधता को भी कंप्लीट करते हुए हम लोग कोई साइंस का टॉपिक को उठाने वाले हैं। तो चलिए साइंस का कोई सब्जेक्ट उठाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।